बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं फिजिक्स 11 चैप्टर 9 वेव। चैप्टर का नाम है असाइनमेंट क्वेश्चंस नेशनल फाउंडेशन। सो द फर्स्ट assignment we have is to increase intensity of wave by a factor of 50. By what factor should the amplitude be increased? तो देखिए कंडीशन की गिवन है, कह रहे हैं कि अगर एक वेव है उसका हमने इंटेंसिटी इंक्रीज करनी 50 टाइम्स तो उसका एम्पलीट्यूड कितने टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, जो इनिशियल इंटेंसिटी उसको I1 कह लेते हैं, फाइनल इंटेंसिटी को I2 कह लेते हैं। इसी तरह इनिशियल एम्पलीट्यूड को A1 कह लेते हैं, फाइनल एम्पलीट्यूड को A2 कह लेते हैं। तो देखिए कंडीशन के लिहाज से इक्वेशन क्या बनती है। कंडीशन हमें गिवन है कि जो फाइनल इंटेंसिटी है इनिशियल इंटेंसिटी का 50 टाइम्स है, ठीक है। तो मतलब I2 इज इक्वल टू 50 I1 हो गया। फाइनल एम्पलीट्यूड जो कि A2 है वो हमने फाइंड करना है। इनिशियल एम्पलीट्यूड का इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या होता है वो जरा देखिएगा। I इज इक्वल टू के इंटू ए स्केयर है, के आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। I1 इज इक्वल टू के A1 स्केयर, इसी तरह I2 इज इक्वल टू के A2 स्केयर, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। डिवाइड किस तरह करेंगे, I2 ओवर I1 इज इक्वल टू के A2 स्केयर ओवर के A1 स्केयर, ठीक है। ये हमने डिवाइड कर लिए दोनों इक्वेशंस को। अब देखें कंडीशन के लिहाज से सबसे पहले इक्वेशन देखिएगा, I2 इज इक्वल टू 50 I1 हमने कहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम I2 की जगह 50 I1 लिख सकते हैं। I2 की जगह हम 50 I1 लिखेंगे और I1 ऊपर भी है और नीचे भी है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी A2 स्क्वायर और A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ठीक है। दोनों साइडों पे स्क्वायर लिया, आंसर हमारे पास आ जाएगा सिंप्लीफाई करके A2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 50 इंटू A1, ठीक है, जो कि 7.07 है। यानी कि अगर हमने किसी वेव का इंटेंसिटी 50 टाइम इंक्रीज करनी है तो हमें उसका एम्पलीट्यूड 7.07 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। 7.07 टाइम हम उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो उसकी इंटेंसिटी 50 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। असाइनमेंट नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 2 टॉप एस्पेक्ट की असाइनमेंट है। इसी तरह स्टूडेंट बढ़ते हैं। A bus is moving at 20 meters per second along a straight road with its 500 hertz horn sounding. You are standing at the roadside. What frequency do you hear as the bus is A approaching you, B receding you? अब देखिए यहाँ पे कहा गया कि एक बस है, उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है और उसका जो हॉर्न है उसकी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है और आप जो है उस बस के जो रोड है उसके बिल्कुल साइड पे खड़े हो, ठीक है। बस आपके पास से गुजरती है। अब बस आपके पास से गुजरेगी तो जब आपको अप्रोच करी होगी या आपकी तरफ आ रही होगी तब आप उसकी क्या फ्रीक्वेंसी हेयर करोगे, और जब वो आपके पास से गुजर जाएगी यानी आपसे दूर जा रही होगी तब आप उसकी क्या फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करोगे। ये दो चीजें हमें बतानी है, ठीक है। देखें कि जो डॉपलर इफेक्ट होते हैं ना, इसके अंदर दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है। एक होती है रियल फ्रीक्वेंसी यानी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो साउंड की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और दूसरी होती है एपरेंट फ्रीक्वेंसी यानी जो ऑब्जर्व को महसूस हो रही होती है। तो हमने यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है दोनों कंडीशन में, जब वो आपको अप्रोच करी तब भी और जब आपसे दूर जा रही हो तब भी। तो देखिए हम लोग पूरा गिवन डेटा लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी साउंड वेव को हम एफ कह लेते हैं जो कि 500 हर्ट्ज है, जो कि एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ साउंड सोर्स को हम bs कह लेते हैं जो कि 20 मीटर पर सेकंड है। स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड है और एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ नॉट कह लेते हैं, वो हमने फाइंड करनी है। वरना सोर्स ऑफ, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में 340 गिवन है स्पीड ऑफ साउंड, लेकिन सॉल्व 330 से हुआ होगा, 332 से हुआ होगा। तो आप 340 से भी सॉल्व कर लें तब ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 332 से भी करने का मसला नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन में गिवन हो तो आप क्वेश्चन के लिहाज से सॉल्व किया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में 340 गिवन है, टेक द स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड, तो हमें 340 ही लेना चाहिए था। लेकिन चलिए अब देख लें सॉल्व किस तरह होता है। आइंदा जब आप सॉल्व करेंगे इसको 340 से सॉल्व करें, ठीक है। देखिए सॉल्व किस तरह होता है। व्हेन द सोर्स ऑफ साउंड इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर जो है स्टेशन ही खड़ा है और जो सोर्स ऑफ साउंड यानी जो बस है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही है, तो फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे एफ नॉट इक्वल टू वी ओवर वी माइनस वी एस इंटू एफ, ठीक है। एफ नॉट एपरेंट फ्रीक्वेंसी, वी जो है स्पीड ऑफ साउंड, वी एस जो है वो स्पीड ऑफ सोर्स है, ठीक है। और एफ जो है ये स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो v और vs में जरा फर्क देखिएगा कि जो v जो है ये स्पीड ऑफ साउंड है, यानी जो बस जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है उसकी स्पीड है,
और वी एस जो है ये सोर्स की स्पीड है, यानी ये बस की स्पीड है, ठीक है। तो ये तरफ फर्क हमने याद रखना है। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा 532 हर्ट्ज। अब दूसरी कंडीशन क्या है, व्हेन अ सोर्स इज रिसीडिंग फ्रॉम द स्टेशन ऑब्जर्वर, यानी बस ऑब्जर्वर के पास से गुजर गई है, अब वो ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, अब उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है जब ऑब्जेक्ट दूर जा रहा होता है, तो जो उसकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो रियल फ्रीक्वेंसी से कम होती है, ये आपने याद रखना है। तो फार्मूला हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एफ नॉट इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस वी एस इंटू एफ। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 471.6 हर्ट्ज। असाइनमेंट नंबर 3, the frequency of the first harmonic is 587 hertz, is sounded out by a vibrating guitar string. The speed of the sound is 600 meter per second. Find the length of the string. फ्रीक्वेंसी गिवन है, स्पीड गिवन है, लेंथ फाइंड करनी है, और फ्रीक्वेंसी कौन सी गिवन है, फर्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है। तो फार्मूला भी कौन सा इस्तेमाल होगा, फर्स्ट हार्मोनिक का इस्तेमाल होगा। देखें किसने इस्तेमाल करेंगे, F1 इज इक्वल टू V ओवर 2L, ठीक है। L जो है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, V स्पीड ऑफ साउंड, ठीक। वैल्यूज पुट करेंगे, L हमारे पास आ जाएगा 0.51 मीटर। असाइनमेंट 9.4, what angle is required between the direction of polarized light and the exit of polarized filter to reduce its intensity by 90%? तो देखें क्या कहा गया है कि एक लाइट है और वो पोलराइज फिल्टर से गुजर, ठीक है, पोलराइजर से गुजर रही है। अब आपको पता है जब पोलराइजर से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है, और वो कितनी कम होगी इस बात पर डिपेंड करती है कि उसका एंगल क्या होगा, ठीक है, जिस तरह वो फॉल करी उसका एंगल क्या होगा, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि अगर हमने उसकी इंटेंसिटी को 90% कम करना हो, 90% कम करना हो, तो हम उसका एंगल क्या रखेंगे, ठीक है, ये फाइंड करना है हमने। तो देखिए हम सब जानते हैं कि अगर किसी चीज़ को हमने 90% कम कर दें तो उसका 10% रह जाता है। यानी अगर मेरे पास 100 रुपये हो और मेरा दोस्त मेरे से 90% 100 रुपये का ले ले, तो मेरे पास 10% रह जाएगा 100 रुपये का, ठीक है। बस हमने यही लॉजिक इस्तेमाल करनी है। इसको देखिए हम इक्वेशन में किस तरह लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस के थीटा इक्वेशन होती है, तो इसको कंडीशन के लिहाज से किस तरह यूज करेंगे, 0.1 इंटू आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट कॉस के थीटा। 0.1 10% के इक्वल होता है, ठीक है। तो 10% आई नॉट का मतलब 0.1 आई नॉट, ठीक है। तो 0.1 इज इक्वल टू कॉस के थीटा, क्योंकि आई नॉट दोनों साइडों पर था इसलिए कैंसिल हो गया। अब कॉस के थीटा को हमने कॉस थीटा बनाना है, दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट ले लिया, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 0.1 बन गया। अब कॉस थीटा को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो जब दूसरी साइड पे कॉस जाता है तो बन जाता है कॉस -1, ठीक है। थीटा एक साइड पे रह जाएगा, उधर दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा कॉस -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.1। सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 71.6 डिग्री।